Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Overs IS. I hope everyone is doing well. So, today is 27 December 2023, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduvers IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now, first article, attackers of merchant vessel will be brought to justice soon, राजनाथ. अब आप सभी को पता है, यहाँ पर सैटरडे को आप सभी देखा था और संडे को भी देखा था, यहाँ पर जो हमारे मर्चेंट वेसल्स हैं उन पर अटैक किया गया था बाय द ड्रोन. सो इसी के चलते ये कहा गया है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जो भी मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैकर्स ने अटैक किया है उनको जल्द ही क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा. सो इंडियाज ग्रोइंग पावर हैज फिल्ड सम फोर्सेज विद जेलेसी एंड हेट्रेड्स. इंडिया की जो ग्रोइंग पावर है इसके कारण उसने क्या किया है, जो भी हमारे फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर हेट्रेट्स और जेलेसी से फिल कर दिया है. और ये जो हमारे मर्चेंट वेसल थे चैम्प, प्लूटो एंड साई बाबा विल बी ब्रॉट सून टू जस्टिस. तो उनके साथ क्या होगा, जस्टिस होगा. तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे. उसके बाद ये भी कहा कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इंडिया प्ले अ रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंटायर इंडियन ओशन रीजन. आपका जो IOR रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, उस पूरे रीजन में इंडिया किस तरीके का रोल प्ले करता है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह यहाँ पर रोल प्ले करता है. और आने वाले टाइम पर मैरीटाइम ट्रेड में इंडिया जितनी भी ग्रेटर हाइट्स हैं उनको टच करेगा. लेकिन अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल कर देता है, थोड़ा सा ये क्या करता है, चीज़ों को अफेक्ट करता है. तो ये कहा जा रहा है कि ये अभी जो अटैक हुआ है इस पर अच्छे से क्या होगा, मतलब कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी मर्चेंट वेसल्स हैं उन्हें यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करने से पहले अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Consider the following statements. In India, the National Cancer Awareness Day coincide with the birth anniversary of C.V. Raman. देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर से हैं. ठीक है, हम जो ये डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और आपका जो डेली करंट अफेयर आता है उससे रिलेटेड यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है. तो आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं. अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, नो इशू एट ऑल, वीडियो के एंड में आपको विद एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है. चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो पहला हमारा स्टेटमेंट ये था, इन इंडिया द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे. इंडिया में जो हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को सेलिब्रेट करते हैं वो किसके साथ कोइंसाइड होता है, आपका सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी के साथ होता है. तो क्या ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है. Second statement is the discovery of radium and polonium are known as the two most significant contributors to the fight against cancer. Okay, so इसमें ये कहा जा रहा कि हमने जो डिस्कवरी की रेडियम और पोलोनियम की, ये बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैंसर के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं. थर्ड वन इज न्यूक्लियर एनर्जी रेडियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज थेरेपीज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. यहाँ पर जो हम न्यूक्लियर एनर्जी और रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज थेरेपी. सबसे ज्यादा हम इस थेरेपी का यूज करते हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. ओके, सो इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन. तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है हमने उसी तरीके से रखा है जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का पैटर्न यहाँ पर चेंज हो चुका है. अब उनका जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन को चूज करने का वो तरीका है उसको चेंज कर दिया. पहले हमारे पास कैसे ऑप्शन आते थे, ओनली वन, ओनली टू, है ना, ओनली टू, या फिर ओनली वन एंड टू. तो इससे क्या होता था, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड की जो टेक्निक होती थी हम यूज करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर से सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत है तो हमने क्या किया, जिस भी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता था. लेकिन अब हमारे पास ये टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा चेंज करना होगा और हमें पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना होगा, तभी हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाल्टिक सी. यहाँ पर बाल्टिक सी के रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट इज बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ एन अटलांटिक ओशन. ये कहा जा रहा है कि आपका जो बाल्टिक सी है वो क्या है, अटलांटिक ओशन का एक आर्म है. आर्म मतलब एक तरीके से आपका हाथ की तरह काम है.
आइलैंड इज लोकेटेड इन द बाल्टिक सी। इसमें कहा जा रहा है क्या जो आपका अलेंड आइलैंड है वो कहाँ है, आपका बाल्टिक सी में लोकेटेड है। थर्ड वन इज इट सेपरेट्स द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप। इसमें कहा जा रहा है थर्ड स्टेट में ये कहा जा रहा है जो आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है उसको वो क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ द यूरोप से यहाँ पर अलग कर रहा है। तो इसमें भी आपको ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं और कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ओके, सो एज ऑलवेज वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द आउटलुक फॉर 2024 फॉर द वर्ल्ड एंड द इंडिया। यहाँ पर एक आउटलुक को रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारा जो आने वाला साल होगा, नया साल 2024, वो किस तरीके से होगा। आप इसे जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या विटनेस किया, हमने 2020 को देखा, 21 देखा, 22 देखा और 23 अभी हम देख ही रहे हैं। और ये कुछ 4 दिनों बाद, मतलब 4 दिन और हैं हमारे पास, हम पहुंच जाएंगे हमारे न्यू ईयर में 2024 में, हमारे पास नया साल होगा। लेकिन ये जो हमारा 2024 होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो 2024 है उसमें पूरी तरीके से ग्लोबल रिस्क और अनसर्टेन जो भी हमारी अनसर्टेनिटीज हैं इससे फिल होगा। आप सभी ने यहाँ पर देखा कि पहले तो हमें पैंडेमिक ने यहाँ पर क्या किया, बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड को उसने अफेक्ट किया। उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है आपका, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस यहाँ पर कंटिन्यू होता ही है। साथ साथ यहाँ पर आपका क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज के बाद यहाँ पर इजराइल और गाजा का वॉर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजों को, जितने भी ये केसेस हैं, हमने यहाँ को इनको प्रेडिक्ट किया, जितने भी क्राइसिस हैं, अब हम 2024 में एंटर करने वाले हैं। अब 2024 आपका कैसा होगा इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए भी यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सो हियर यू विल सी the new year can be expected to be even less safe and uncertain than the previous 2 years। यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका जो नया साल होगा, न्यू ईयर होगा, वो अनसेफ होगा हमारे लिए और बहुत ही अनसर्टेन होगा। So much by architect the rules based international order as it is by the person who declare it outdated। यहाँ पर हम इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। पहले क्या था आपका, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था, लेकिन जिस पर्सन ने ये डिक्लेयर किया था अब ये चीज क्या हो चुकी है, आपकी आउटडेटेड होगी। इंटरनेशनल ऑर्डर में, मतलब हम जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, आज के टाइम पर यहाँ पर कोई एक कंट्री का नाम बता दीजिए जो जितने भी आपके इंटरनेशनल यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करता हो। ओके, आप इसके कॉन्ट्राडिक्शन में देख सकते हैं, जैसे कि वॉर इन यूक्रेन, यहाँ पर अब तक ये सेटल नहीं हो पाया है, स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वॉर चल रहा है। द बाइडेंस विक्ट्री इन द यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वेल डिपेंड ऑन द वे द वॉर इन यूक्रेन टर्न्स एज द डिसीव defeat for Putin's Russia even though the is likely at present would boost the chances। अब यहाँ पर बाइडेन की विक्ट्री होती है यूएस में, हमने देखा कि जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें जो है बाइडेन की विक्ट्री होती है। इसके कारण ये कहा जा रहा है कि इसी के कारण जो वॉर है वो और ज्यादा यहाँ पर टर्न हुआ। उसके बाद फिर यूक्रेन में जेलेंस्की का हमने यहाँ पे कॉन्शियस सपोर्ट देखा कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, यूक्रेन का यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। सो मिडिल ईस्ट में आपने यहाँ पर 7 अक्टूबर में हमने ये देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा वॉर है वो आपका कंटिन्यू होता जा रहा है। यहाँ पर द हीटिंग अप ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉल्ड्रॉन कॉज्ड बाय हमास अनप्रोवोक्ड असॉल्ट इन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर दिस ईयर। 7 अक्टूबर को हमने यहाँ पर क्या देखा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के ऊपर कैसे अटैक होता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी भी यहाँ पे वेस्ट कंट्रीज हैं, ओके, हम गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में है। उसके बाद द सिचुएशन ऑलरेडी एक्सलेटिंग चेंज इन जियोपॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया वेयर बैटल लाइंस आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग। यहाँ पर जो बैटल लाइंस हैं वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे आपके शिफ्ट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरान, रशिया, चाइना आर ऑलरेडी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू नेशन अक्रॉस द वेस्ट एशिया। यहाँ पर एक एक्सेस बन रहा है आपका किसका किसका, ईरान, रशिया और चाइना का, कि वो क्या कर रहे हैं, जितना मतलब कि वेस्ट एशिया के अक्रॉस अपना पूरा सपोर्ट एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एसेंशियली यूएस लीडरशिप टू द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कॉमन्स। जैसे कि पहले
उस रीजन में जो यूएस की हेजमनी है, यूएस की जो लीडरशिप है उस रीजन में, उसको यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, डिमिनिश करना चाहते हैं. सो इट कुड हैव एन इम्पैक्ट वेल बियॉन्ड वेस्ट एशिया एज वेल एज. तो देखिए अगर ये जो एक्सेस है, ये तीनों कंट्रीज ईरान, रशिया और चाइना का ये जो सपोर्ट यहाँ पे वेस्ट एशिया में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ वेस्ट एशिया को ही नहीं, वेस्ट एशिया के बाहर भी इसका जो बैकड्रॉप है हमें देखने को, इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा. इवन सच एस इंडो पैसिफिक रीजन तक इनका जो एडवाइस है, in this backdrop the west would be well advised to act and विथ केयर इन द अदर रीजन्स. अब देखिए यहाँ पर ये कंट्रीज आ गई. अब वेस्ट एशिया की हम बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपना पूरा एलाय बना रही हैं कि हमें वेस्टर्न रीजन में जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर क्या करना है, पूरा केयर और एडवाइस के साथ करना है. ओके अब हम इंडिया की बात करते हैं. फॉर इंडिया 2024 होल्ड्स आउट मैनी पॉसिबिलिटीज. इंडिया के लिए बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है. सबसे पहले तो क्या है आपका यहाँ पर मिड 2024 में यहाँ पर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं. तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका इलेक्शन के बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है अभी और जो अपोजिशन पार्टी है ना, यहाँ पर अपोजिशन में जो पार्टी है इनके बीच में कितना बड़ा वो तो कॉन्फ्लिक्ट चलता ही है, आपको पता ही है. लेकिन इस टाइम पर जो रिसेंट में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये सबसे बड़ा हमारे लिए इशू बनता जा रहा है. उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं इंडिया की कि कीप ट्रैक ऑफ चाइना द रीजन. तो यहाँ पर साइनो इंडिया रिलेशन की बात करते हैं, विल रिमेन सेटलमेंटेड ड्यूरिंग मच ऑफ 2024. तो ये कहा जा रहा है कि जो स्टील मेटेड कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कैसे रहेंगे, अभी भी खराब रहेंगे. सो विथ नाइदर साइड डिस्प्लेइंग एनी एकोमोडेशन ऑफ ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ना तो इंडिया और ना चाइना दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है एक दूसरे से यहाँ पर मेल जोल नहीं खा रहे हैं. ठीक है, सो चाइना के ऊपर एक ऐसा चाइना इस तरीके से कन्विंस हो चुका है कि इंडिया इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ यूएस डोमिनेटेड एंड एंटी चाइना अलायंस. चाइना को ऐसा लगता है और चाइना पूरी तरीके से ऐसा कन्विंस्ड है कि इंडिया ऑलरेडी क्या है आपका यूएस डोमिनेटेड और जो एंटी चाइना अलायंस है उसका एक पार्ट है. तो ये एक परसेप्शन चाइना का बना हुआ है. इसी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशन में. डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं इंडिया चाइना के बीच में, आपने देख ही चुका है. मे बी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो लेकिन ये हो भी सकता है, हम इसको कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन इन सम अदर एरियाज ऑल्सो मेरिट अटेंशन इन 2024. ओके सो इसमें आप देखिए हमने एक चाइना का बात कर लिया. अब उसके बाद इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं उस पर भी क्या हो रहा है, कुछ हमें मेरिट अटेंशन मिल सकते हैं. फॉर इंटेंस इफ द रशिया चाइना एक्सेस बिकम इवन स्ट्रॉन्गर एज 2024 प्रोग्रेस इन विद द कमिटमेंट वीकनिंग ऑफ रशिया इंडिया टाइज. अगर यहाँ पर रशिया चाइना का जो एक्सेस है ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है 2024 में, तो इससे क्या होगा, रशिया इंडिया के जो टाइज होंगे वो वीक हो जाएंगे. आप सभी को पता है कि इंडिया आपका अलग आ जाता है और चाइना यहाँ पर अलग आ जाता है. रशिया क्या है, दोनों कंट्रीज का आज के टाइम पर एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन इंडिया के साथ रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है. लेकिन चाइना और रशिया अगर के रिलेशन यहाँ पर अगर और इनका जो एक्सेस है ये स्ट्रांग होता है 2024 में, तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो कैसे होंगे, आपके वीक होते हुए नजर आएंगे. उसके बाद अगर हम देखें इमीडिएट नेबरहुड की बात करते हैं इंडिया के, तो अभी भी यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ही अनसर्टेन हो रहेगी 2024 में फॉर द इंडिया. फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं किसकी, अफगानिस्तान की. सो विच हैव बीन वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम. वर्चुअली अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स की. रिसेंटली यहाँ पर जो चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा ये जो कंट्रीज हैं अंडर प्रेशर हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो इनकी जो डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है. तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इशू बना हुआ है. फिर हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की. हमने अभी नेबर्स की बात कर ली, अब वेस्ट एशिया की बात करते हैं. सो वेस्ट एशिया में अगर हम देखेंगे जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में और ज्यादा क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है. सो एज मोर वेस्ट एशियन कंट्रीज ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द वेस्ट. अब धीरे धीरे जितनी भी आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज है वो जो आपका वेस्ट है, जैसे कि यूएस अपने आप को वहां पर क्या कर रहा है, वहां से पुल आउट कर रहा है धीरे धीरे. ठीक है, तो उसकी तरफ कौन ग्रेविटेट हो रहा है, आपका चाइना और रशिया यहाँ पर ग्रेविटेट हो रहा है. तो ये इंडियाज पोजिशन इन द रीजन विल बिकम इवन मोर 10 years. तो यहाँ पर इंडिया का जो आप कह सकते हैं पोजीशन है उस रीजन में वो अभी थोड़ा सा टेंशन वाला बनता जा रहा है. इंटरनल डायनेमिक की बात करते हैं. हमने तो अभी बाहर वाली चीजें देख ली कि इंटरनेशनल
स्फीयर में इंडिया का क्या रोल है, मतलब कि क्या सिचुएशन है। अब हम इंटरनल डायनेमिक्स की बात करते हैं, मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो इंटरनल सिचुएशन विल रिक्वायर वेरी केयरफुल वॉचिंग। हमारा जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें बहुत ही केयरफुल वॉचिंग की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर जो रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी के बीच में नो होल्ड बैरेट का यहाँ पे जो इलेक्टोरल बैरेट चल रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद जो हमारी सरफेस की बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग और सोशल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है, जिसके कारण जो हमारा सोशल ग्रुप है वो डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी अभी बिल आ रहा है ना, आज के टाइम पे जो हमारा यूनिटरी फीचर है और जो हमारा फेडरल फीचर है, फेडरल फीचर कहीं ना कहीं इंडिया का वो आपका डिमिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हम कोई भी बिल की बात करते हैं, लॉ लेकर आते हैं, तो उसमें ना तो कोई डिबेट हो रहा है ना ही सारी चीजें। सो बोथ इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन एंड डिबेट देयर अपीयर्स टू बी एन इंक्रीजिंग बायस टुवर्ड्स यूनिटरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बायसनेस दिखाई दे रही है। ओके, सो बायसनेस टुवर्ड्स इंक्रीज सिचुएशन एंड बायस्ड टुवर्ड्स इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, लीविंग लिटिल और लेसर रूम फॉर मैन्यूवर एट द स्टेट लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एविडेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो सिचुएशन कैसी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके, सो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, चैलेंज बनता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैलेंज हमारे लिए जो आ जाता है आर्टिकल 370। हाल ही फिलहाल में आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है टू अपहोल्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा रीजनिंग बनता जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ड्यू टू वॉर लाइक कंडीशन दैट प्रिवेल्ड इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि एक तरीके से ये वॉर लाइक सिचुएशन हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल स्टेट टाइज। देखिए यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी डिमांड इनकम्बेंट है, ठीक है, वो ये सोचती है कि सेंटर क्या आपका स्ट्रांग है, लेकिन हमें यहाँ पर ये फोकस करना होगा कि सेंटर के साथ साथ आपका जो स्टेट है वो भी क्या है, स्ट्रांग है। जब तक हमारा स्टेट साथ नहीं देगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो द सेंटर फॉर इट्स पार्ट्स नीड टू बी बेटर कॉम्प्रिहेंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूव सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उन्हें इंप्रूव करना होगा। सेंटर इज स्ट्रांग व्हेन द स्टेट्स आर टू, अगर सेंटर स्ट्रांग है तो स्टेट्स भी आपकी क्या है, स्ट्रांग। सो इफ बोथ आर टुगेदर दे कैन डिलीवर अ बेटर वैल्यू प्रपोजिशन दैट नीदर कैन प्रोवाइड ऑन इट्स ओन। तो अगर सेंटर स्टेट एक साथ मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं और गवर्नेंस को डिलीवर करते हैं, तो हम एक बेटरमेंट की तरफ क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। सो ये थोड़ी सी हमने देख लिया कि किस तरीके की हमारी 2024 की सिचुएशन रहने वाली है। एक आउटलुक हमने यहाँ पर 2024 का देखा फॉर द वर्ल्ड एंड द फॉर इंडिया टू। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू एंड यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अ न्यू इकोनॉमिक फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया को इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए हमें जो हमारा इकोनॉमिक है, न्यू इकोनॉमिक आउटलुक की क्या है, जरूरत है। ओके, सो देखिए इसमें एक थोड़ी सी ऐसी बात की कि इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिला तो पहले हम क्या थे, एक एग्रेरियन सोसाइटी थे। हमने एग्रेरियन से डायरेक्टली किस पर हमने कर दिया, किस पर जंप किया, सर्विस सेक्टर पर यहाँ पर जंप किया। पहले क्या होता है, एग्रीरियन से हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हम फिर सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्टली एग्रीरियन से यहाँ पर सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर दिया, यहाँ पर जंप किया। हमने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट था उसको स्किप कर दिया। अब इस आर्टिकल में मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए एक लैडर होता है, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, ठीक है, ये आपकी सीढ़ी है। तो आप सीढ़ी में क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक स्टेप्स को लेंगे ना, क्या डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे डायरेक्टली जंप तो नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्टली जंप करते हैं तो आप यहाँ पर आपको थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप यहाँ पर पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया कि इंडिया ने क्या किया, डायरेक्टली एग्रेरियन से यहाँ पर सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है इसको यहाँ पर स्किप कर दिया। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना आज के टाइम पर यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्यों बना हुआ है, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, एग्रीरियन से वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उन्होंने जंप किया और एक मैन्युफैक्चर का पूरा आप कह सकते हैं कि हब बना और ग्रेटेस्ट लेवल पर यहाँ पर हमने देखा कि जॉब प्रोवाइड की सारी चीजें की। उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ा। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ऐसा नहीं किया। अब देखिए इस आर्टिकल को यहाँ पर पढ़ते हैं। सर ग्रोथ अफेक्टिंग मिसमैच, यहाँ पर आपको क्या हुआ, मिसमैच दिखाई देता। सो द ऑब्स्टिकल ट्रिपिंग इंडियाज ग्रोथ इज द मिसमैच बिटवीन स्किल, जॉब्स एंड इनकम्स। पहली बात तो यहाँ पर क्या मिसमैच किसके बीच में है, स्किल्स के बीच में, जॉब के बीच में और इनकम्स के बीच में। पहला देखिए, हम जो जॉब कर रहे हैं क्या हमारे पास उस जॉब को करने के स्किल्स हैं,
पहली बात तो ये आ जाती है। और जो जॉब कर रहे हैं क्या उससे हमें उतनी इनकम मिल रही है कि हम क्या कर सकें, इतना एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, हमारे पास जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जॉब नहीं है, और जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्किल नहीं है। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे सेकंड चीज ये आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जॉब है और जो उस जॉब के लिए जो हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो हमें उस स्किल को एक्वायर करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है। सो सपोजली इंडिया वॉज शाइनिंग इकोनॉमिस्ट हो, India had leapfrogged manufacturing in the development ladder, in which traditionally masses first transition from agriculture to manufacturing and then to service. तो देखिए हमने अभी यही बात की कि इंडिया को क्या करना था, पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विस की तरफ। चाइना ने अपने जो उनका जो मास है पॉवर्टी से वो आगे यहाँ पर बाहर निकल कर आए। तो चाइना ने कैसे अपलिफ्टमेंट किया, पहले वो मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर चाइना ने बीट करके एक वर्ल्ड की क्या बन चुकी है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बन चुका है। सो इंडिया इन्वेस्टेड इन द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। इंडिया ने क्या किया, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया, यहाँ पर साइंस और इंजीनियरिंग में। The Indian Institutes of Technology enable India software industry to become a globally competitive force। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है इस पर हमने फोकस किया। हाउएवर इंडियाज पैटर्न ऑफ ग्रोथ विथ इन्वेस्टमेंट इन हाई एंड स्किल हैज नॉट जनरेटेड इनफ डिसेंट जॉब फॉर इंडिया मासेस। लेकिन हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट था, ये हमारा जो ग्रोथ का पैटर्न तो रहा, लेकिन ये सारी जो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है, आपका हाई एंड स्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप हमारी पॉपुलेशन देखेंगे तो क्या जितनी हमारी ये जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है वो पूरी स्किल्ड है, या सब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि आपका एरोनॉटिक्स में जाएंगे, आपके यहाँ से सॉफ्टवेयर को जनरेट करेंगे? नहीं ना, हमें उनके अकॉर्डिंग भी क्या करना होगा, जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। ऑल्दो आप यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन पर्सन के पास उस तरीके की स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, कि वो उस जॉब को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। सो रियलिटीज आर बीइंग मिस्ड। यहाँ पर जो रियलिटीज है उसको मिस किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ओके, सो मोस्ट इकोनॉमिस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच इज द एसेंस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है तो यहाँ पर लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो हो कि इकोनॉमिस्ट इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मिस कर जाते हैं। Whereby citizen learn new skill and increase their income। यहाँ पर citizens क्या करते हैं, न्यू स्किल्स को लर्न करते हैं और उनकी इनकम्स को इंक्रीज करते हैं। एंड नेशनल एक्वायर्ड कैपेबिलिटीज दे डिड नॉट हैव बिफोर। ओके, सो एन एग्रीकल्चर वर्क विलिंग टू अप्लाई हिज इंटेलिजेंस एंड लेबर टू अ न्यू जॉब। एक जो एग्रीकल्चरल वर्कर है वो विलिंगनेस है कि वो क्या करे, उसका जो भी इंटेलिजेंस है वो अपनी न्यू जॉब में यहाँ पर अप्लाई करे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता है कि जो भी इसका वर्किंग आवर है कि वो क्या कर सके, नई स्किल्स को यहाँ पर लर्न कर सके। देखिए सब यहाँ पर नई स्किल्स को सीखना चाहते हैं, यहाँ पर लर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी जो कमी आ जाती है वो किसकी आ जाती है, टाइम की आ जाती है। क्योंकि अभी वो जिस चीज़ में एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, उसके पास उनके पास टाइम ही नहीं मिलता कि वो न्यू स्किल्स को यहाँ पर डेवलप कर सके। So therefore, agencies in work and location in rural areas are the best step for climbing the skill income ladder। तो देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम जॉब्स क्यों लेते हैं कि ये जो जॉब है हमारे घर के पास में ज़्यादा है, हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस जॉब को यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है अगर हमें इसे इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, इन वर्क एंड लोकल रूरल एरियाज एट द बेस्ट स्टेप फॉर क्लाइंबिंग द स्किल इनकम लैडर। यहाँ पर हमें स्किल इनकम लैडर की तरफ आगे बढ़ना होगा। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग ए परफॉर्म नॉट ओनली इन लार्ज कैपिटल इंसेंटिव स्मार्टफोन फैक्ट्रीज। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है हमें सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव स्मार्टफोन फैक्ट्रीज की तरफ आगे नहीं बढ़ाना होगा, साथ साथ हमें यहाँ पे जो वैल्यू एडिड सर्विस है, लार्ज सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तक इसको मतलब कि आपको कंसीव नहीं करना होगा, इसको आगे भी बढ़ाना होगा। Manufacturing and value-added service can be carried out in rural areas and around farm in all small, intensive and low capital enterprises, low processing agriculture produce and transporting and selling it nearby markets। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो रूरल एरिया में भी कैरी आउट की जा सकती हैं। ओके, सो मेक मोर फॉर इंडिया इन इंडिया। हमें इंडिया में ही क्या करना होगा, इंडिया के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करना होगा। सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन स्किल फॉर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस विल नॉट बेनिफिट। यहाँ पर अगर हम एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाला है उसको ये बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा। और जो हमारे मासेस हैं
है ना, मतलब जो इतनी बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है आज के टाइम पर, सारी पॉपुलेशन को हम यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो लोकल लेवल पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे रिच बनाना होगा और सस्टेनेबल भी बनाना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल आ जाता है आपकी पॉलिसीज़ का आ जाता है, गवर्नमेंट का आ जाता है, इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन और जितने भी यहाँ पे बैरियर्स आज के टाइम पर राइज हो रहे हैं, इनसे हम कैसे डील कर सके। तो हमें इस तरीके से इन्वेस्टर्स लेकर आना होगा जो इंसेंटिव्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर सके। ओके, सो द ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग लाइक इट वाज व्हेन चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल इकोनॉमी इस तरीके से आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर रही है जिस टाइम पे चाइना के टाइम पर कर रही थी, और चाइना आज के टाइम पर वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका है। सो प्रोड्यूसर्स आर एवरीवेयर आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर तरफ देख रहे हैं कि उनको न्यू मार्केट मिल जाए। इंडिया विथ इज अनमेट नीड इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम। और इंडिया की जो यहाँ पर अनमेट नीड्स हैं, तो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना। सब इंडिया की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सो इंडिया की पॉलिसी, इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका क्या करें, यहाँ पर एडवांटेज ले और अपने आप को यहाँ पर ग्रो करें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज डेवलपमेंट लेड बाय कॉर्पोरेट्स नॉट वेमेन। अब देखिए इस आर्टिकल में ये आपकी G20 की जो समिट हुई है उसमें हमने जो डिक्लेरेशन था उसको अडॉप्ट किया, और उस डिक्लेरेशन में हमने क्या किया, एक वर्किंग ग्रुप ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, इसको एक सेटअप किया गया है जिससे जो जेंडर गैप है उसको हम क्या कर सकें, खत्म कर सकें। लेकिन हमने यहाँ पर देखें, गिवन द कंटिन्यूइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स दिस इज वेलकम बट बाय एंड लार्ज वर्किंग ग्रुप फॉर्म्ड इन द पास्ट हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। देखिए अब तक हमने बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, है ना, जिससे कि हम क्या कर सके, विमेन को एम्पावर कर सकें। लेकिन अब तक जितने भी वर्किंग ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। आपका जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका भी जो हमारा टारगेट है कि जेंडर गैप को हमें एड्रेस करना है, और हमने ये एडमिट भी किया है, ये डिक्लेयर किया है बाय इटसेल्फ कि 2030 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है जो हमारे SDG टारगेट्स हैं। लेकिन अब तक हम सिर्फ 12% ही जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाए हैं। अब यहाँ पर एक वेग फ्रेज हमें देखने को मिलता है कि वी एनकरेज विमेन लेड डेवलपमेंट एंड रिमेन कमिटेड टू इनहेंसिंग विमेन्स फुल इक्वल इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एज डिसीजन मेकर्स फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल challenges inclusively and contributing as active participants in all spheres of society across the all sector at all level of the economy। so यहाँ पर देखिए जेंडर इक्वालिटी का जो सेक्शन है वो इस तरीके से बातें करता है कि हम किस तरफ इंकरेज कर रहे हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो ये फ्रेज है विमेन लेड डेवलपमेंट, ये क्या करता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका स्ट्राइक करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट की जो सेंट्रिक पॉलिसीज आती हैं तो उस पर मेनली फोकस किया जाता है कि विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, उसके साथ साथ यहाँ पर विमेन्स के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए, यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो। ओके, सो यहाँ पर आपकी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है, वर्क कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि द नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस मॉडल हैज रिमूव गवर्नमेंट रेगुलेशन, dismantling sold of public assets and privatized strategies industries. The G20 declaration retired says commitment. It says we recognize the critical role of private enterprises in accelerating growth and driving sustainable economic transformation. तो देखिए अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं अगर, तो वहां पर ऐसा होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं कहते कि विमेन लेड डेवलपमेंट, वो सिर्फ क्या कहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट में आपका जो मैन है एंड वुमेन दोनों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाई देता है। लेकिन जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ये यहाँ पर किसकी बात करें कि ये जो पर्टिकुलर काम किया गया है वो विमेन के द्वारा किया गया है ना। तो एक तरीके से आपको गैप दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर हमारी पॉलिसीज में हमारे जो प्रोग्राम्स है सारी चीजें उसमें ही डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। सो ऑन 7 मार्च द बुलेटिन ऑफ द प्रेस ब्यूरो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिस्टेड गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ पर 7 मार्च को गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि विमेन को यहाँ पर बेनिफिट कर रही हैं फ्रॉम विमेन डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट, जस्ट अ रिफॉर्म टू कवर एग्रेसिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म, विमेन लेड डेवलपमेंट स्कीम कंसील द रियलिटी ऑफ डिक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो हम रियलिटी देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो आपका प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। जेंडर बजट की बात करते हैं 2005-2006 में ये क्या हुआ था, आपका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया गया है।
जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब देखिए ये है हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ओके, सो अ क्रिटिकल एरिया रिकॉग्नाइज एज अ बीइंग अ परप्रिक्विसिंग फॉर विमेन्स डेवलपमेंट इन हर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब देखिए यहाँ पर विमेन का पूरा डेटा दिया गया है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये बताया जा रहा है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है विमेन का वो कैसा होता जा रहा है, आपका यहाँ पर कम होता जा रहा है। इट वो 1819 में इट वॉज 21%, 2022 एंड 2023 में इट इज 15.9%। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करते हैं, सो ओवर 95% ऑफ वुमेन आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद नो जॉब और इनकम सिक्योरिटी। यहाँ पर 95% ऑफ जो वुमेन है वो किस में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पर उनको ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है और ना ही इनकम सिक्योरिटी है। आपकी जो सेंट्रल की बहुत सारी जो वुमेन है वह एम्प्लॉयड है इन अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आपका आंगनबाड़ी हो गया, आशा वर्कर्स हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, ओके, एंड फैसिलिटेटर्स, ये सो ऑन की बात की जा रही है। अलाउंसेस की बात करते हैं, मिनिमम वेज यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं है उनको, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह उन्हें ट्रीट किया ही नहीं जाता है। उसके बाद हम करते हैं क्या, ये इसी पीरियडिक लेबर फोर्स जो आपका सर्वे हुआ है, इस सर्वे में ये कहा गया कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है। इन 2018-19 इज ऑफ 55.3%, बट इन 2022 एंड 2023 इट इज 64.3%। सो जो बजटरी एलोकेशन है मैंडेटरी हो जाता है। अब देखिए मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा में भी जो वुमेन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले वो 80% था, 80% से यहाँ पर 50% से भी कम हो चुका है। रियलिटी में बात करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर दलित और जो आदिवासीज हैं, तो जितनी भी यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज और सेंट्रल रिजीम यहाँ पर आ रही हैं, तो रिचनेस handing over the national resources to the richest 1% who now control over 40% of the country's wealth. This is corporate led development, certainly not women led. तो यहाँ पर ये जो मतलब सारी चीजें हो रही हैं, हमने ये पूरा डेटा देखा कि किस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो कॉर्पोरेट बेस्ड है, ना कि वुमेन लेड है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रशिया इंक की पैक्ट्स रिलेटेड टू कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए आप सभी को पता है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, वो रशिया की 5 डे के विजिट में यहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है, जिसमें हमने बात की है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पर जनरेट करने की, मतलब कि स्टैब्लिश करने की बात की है। तो यह भी एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि देखिए रशिया को एज अ स्पेशल पार्टनर यहाँ पर क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है इन द ऑल सेक्टर डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस। कोलैबोरेशन आर डन इन एरिया ऑफ डिफेंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर विद कंट्रीज विद विच यू हैव हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट। तो इसमें ये ऐड किया गया है, सारी चीजें मतलब कि बताई जा रही हैं कि रशिया क्या हमारा बहुत स्पेशल पार्टनर है। इसके साथ हम डिफेंस के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। और जो भी हमारा कोलैबोरेशन होता है वो उसी कंट्रीज के साथ होता है जिसके साथ हमारा जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही हाई डिग्री का होता है। तो अभी देखिए इस पूरी विजिट का एक पूरा क्रक्स निकल कर आएगा, मतलब कि सारी चीजें निकल कर आएंगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स तो यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आज में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लास्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन अर्ली डायग्नोसिस, प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये कब होता है, ये प्रोग्राम आपका 1975 में बिगिन होता है, फोकसिंग किसमें, कि हमें कैंसर ट्रीटमेंट पर इस पर मेनली फोकस करना है। ओके, सो दिस डे कोइंसाइड विद बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल प्राइज विनर मारिया क्यूरी। तो जहाँ पे मारिया क्यूरी जो नोबेल प्राइज विनर थी, उनके बर्थ एनिवर्सरी से जो हमारा कैंसर डे अवेयरनेस, मतलब नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस डे है, वो कोइंसाइड होता है, ना कि सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी में। आपका जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल्टिक सी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑल 3। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। आप बाल्टिक सी को यहाँ पर देख सकते हैं, लोकेशन देखेंगे। सो ये आपका है बाल्टिक सी, ये गल्फ ऑफ बोथोनिया है, ये नॉर्वेजियन कंट्रीज हो जाती हैं, आपका ये नॉर्थ सी यहाँ पर आ जाता है। ओके, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब कंट्रीज की बात कर लीजिए, कंट्रीज कौन कौन सी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। तो ये सारी, डेनमार्क, ये आपके यहाँ पर कंट्रीज आ जाती हैं। सो बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन दैट इज इनक्लोज बाय डेनमार्क,
ये क्या है आपका, एक आर्म है किसका, अटलांटिक ओशन का, जो इन कंट्रीज के साथ क्या है आपका, क्लोज है। इट सेपरेट्स द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप। ये क्या करता है, जो स्कैंडिनेवियन आपका पेनिनसुला है उसको वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप से अलग करता है, ओके, सेपरेट करता है। सो क्वेश्चन आई होप आपको दोनों क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।